नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और लिए चलते हैं सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। मैंने कहा पार्टी वाले या बिना पार्टी वाले हैं? दोनों। हाँ, पार्टी वाले या बिना पार्टी वाले ये जीत गए तो आने वाले 5 सालों में ये लोग सिर्फ बहानेबाजी करेंगे और हमारा ये पिथौरागढ़ जिसके लिए हमारे बहुत सपने हैं, बहुत संकल्प है, बहुत विजन है, बहुत मन में एक तीव्र इच्छा है कि जिस शहर में, जिस गांव से, जिस शहर से हम सब लोग निकले हैं वो शहर भारत का सबसे सुंदर और सबसे जो है अच्छा शहर बने भाइयों बहनों। ये शहर सच में बहुत पिछड़ जाएगा। इसलिए मैं आप सबसे ये अपील करने के लिए आया हूं कि आगामी 23 जनवरी को ये हमारी कल्पना देवलाल जी और इनके साथ हमारे जितने भी वार्ड मेंबर, पार्षद के प्रत्याशी खड़े हैं, उन सभी को आप सबने भारी बहुमत से जिताना है, भारी बहुमत से जिताना है और पिथौरागढ़ को स्वच्छ, सुंदर और विकसित शहर बनाने में अपना योगदान देना है। इस शहर की गति को रोकना नहीं है, इसकी उन्नति को रोकना नहीं है, इसकी प्रगति में आपने ब्रेक नहीं लगाने हैं। मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं। एक बात और कहना चाहूंगा, निर्दलियों को भी वोट देकर, निर्दलीय लोगों को जो बिना दल वाले हैं उनको भी अपना वोट देकर किसी भी हालत में अपना वोट खराब न करें। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं। तो आप सब तो बताइए, आप सब लोग पिथौरागढ़ में कमल खिलाने के लिए तैयार हैं? जोर से बोलिए, तैयार हैं? कल्पना देवलाल को मेयर बनाने के लिए तैयार हैं? भाजपा के प्रत्याशियों को ही वोट देंगे ना कमल के फूल वाले निशान पर? यहां पर डबल इंजन की सरकार बनाएंगे? आप सबका ये जोश देखकर, उत्साह देखकर, मेरे नौजवानों का, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद देखकर मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि आगामी 23 जनवरी को आप सब कल्पना देवलाल जी सहित यहाँ के सभी वार्डों से भाजपा प्रत्याशियों को भारी मतों से जिलाकर एक यहाँ पर मजबूत मेयर और मजबूत बोर्ड बनाने का काम करेंगे। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए और साथ में चुनाव को लेकर लगातार जो बीजेपी का कैंपेन है वो जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में और पिथौरागढ़ से सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि 28 जनवरी से उत्तराखंड में 38 में राष्ट्रीय खेलों का महाकुंभ शुरू हो जाएगा और जिसमें कि मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। वहीं पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। इस पर जानकारी देते हुए एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि पीएम की सुरक्षा को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इसके साथ ही कई रूट्स भी डायवर्ट किए जाएंगे। 28 तारीख से हमारे तीसरे राष्ट्रीय खेल वो भी शुरू हो रहे हैं और अभी टेंटेटिव जो है 28 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, उनका भी भ्रमण कार्यक्रम जो प्रस्तावित है उसके दृष्टिगत जो वेन्यूज़ हैं और जो रूट्स वगैरह हैं तो उनका आकलन कर लिया गया है और साथ ही साथ वहाँ पे जो फोर्स का अपना डिप्लॉयमेंट है उसका भी एक टेंटेटिव चार्ट वो भी हमारे द्वारा तैयार कर लिया गया है और साथ ही साथ जो पार्किंग की व्यवस्था रहेगी उसके संबंध में भी चर्चा कर ली गई है। अभी फोर्स का आकलन किया जा रहा है कि कितना कहाँ लगेगा, उसके बाद ज़िले में अवेलेबल कितना है और वहाँ से फिर मांग वगैरह कितनी करनी है तो उसके संबंध में चर्चा करके आज उसको भी फाइनल रूप दे दिया जाएगा ताकि समय से फोर्स हम लोग को उपलब्ध हो जाए, समय से हमारे जो ड्यूटी कार्ड्स वगैरह हैं, जो ड्यूटी चार्ट्स हैं वो भी तैयार हो जाए और उनको जो है फिर समय से उनको ब्रीफिंग डिब्रीफिंग जो भी प्रोटोकॉल है उसके अनुसार उनको करके डिप्लॉय कर दिया जाएगा। और जहाँ तक राष्ट्रीय खेलों का सवाल है तो जो कंपनी उनको देख रही है उनके साथ भी हमारी कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। जो उनके रुकने के स्थान है, जो खिलाड़ी आएंगे, वॉलंटियर्स आएंगे, उनके संबंध में चर्चा की गई है। फिर वहाँ से उनका जो आयोजन स्थल तक उनका क्या रूट रहेगा उसके संबंध में चर्चा कर वहाँ और रुक करेंगे। इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी 38वें नेशनल गेम से जुड़ी आ रही बड़ी खबर हल्द्वानी से आ रही है, जहां पर हल्द्वानी के दोनों स्टेडियम का निरीक्षण करेंगे कुमाऊं कमिश्नर। मिनी स्टेडियम और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गोलापार का निरीक्षण किया जाएगा। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन भी जाएंगे कमिश्नर। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अतिक्रमण, सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया जाएगा।
38वें नेशनल गेम से जुड़ी आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, हल्द्वानी के दोनों स्टेडियम का निरीक्षण करेंगे कुमाऊं कमिश्नर। मिनी स्टेडियम और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गोलापार का निरीक्षण करेंगे। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन भी जाएंगे कमिश्नर। अतिक्रमण सफाई व्यवस्था का भी जायजा लेंगे कुमाऊं कमिश्नर। 38वें नेशनल गेम से जुड़ी आ रही बड़ी खबर, तैयारियों को लेकर पूरी तरीके से यहां पर जो प्रशासन है वो मुस्तैद बना हुआ है और मिनी स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निरीक्षण जो है कुमाऊं कमिश्नर द्वारा वो किया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अतिक्रमण सफाई व्यवस्था कैसी है उसका जायजा लेंगे। 38वें नेशनल गेम से जुड़ी आ रही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हल्द्वानी के दोनों स्टेडियम का निरीक्षण कुमाऊं कमिश्नर करेंगे। मिनी स्टेडियम और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गोलापार का निरीक्षण किया जाएगा। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन भी जाएंगे कुमाऊं कमिश्नर। अतिक्रमण सफाई व्यवस्था का भी जायजा लेंगे। 38वें नेशनल गेम्स से जुड़ी आ रही ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हल्द्वानी के दोनों स्टेडियम का निरीक्षण कुमाऊं कमिश्नर करेंगे और मिनी स्टेडियम और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गोलापार का निरीक्षण करेंगे। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन भी जाएंगे कुमाऊं कमिश्नर। अतिक्रमण सफाई व्यवस्था का भी जायजा लेंगे। तो बड़ी खबर 38वें नेशनल गेम से जुड़ी आ रही ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हल्द्वानी के दोनों स्टेडियम का निरीक्षण कुमाऊं कमिश्नर करेंगे तो मिनी स्टेडियम और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गोलापार का निरीक्षण किया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अतिक्रमण सफाई व्यवस्था का भी जायजा जो है इस बाबत लिया जाएगा। चलिए ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं राष्ट्रीय खेल 2025 उत्तराखंड के 38वें राष्ट्रीय खेल को लेकर 28 जनवरी से 14 फरवरी तक इसका आयोजन होगा। राष्ट्रीय खेलों में 36 प्रतियोगिताएं शामिल हैं, जिनमें 36 प्रतिस्पर्धाओं में योगासन भी शामिल किया गया है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में होंगे सबसे ज्यादा इवेंट। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में होंगे सबसे ज्यादा इवेंट, जिसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का यह आयोजन, भव्य आयोजन होने जा रहा है। तो 1987 को राज्य केरल में हुआ था, 22 खेल उसमें हुए थे। 2001 में पंजाब में, 2022 में आंध्र प्रदेश में, 2007 में असम में, वहीं 2011 में झारखंड में, 2015 में केरल में, 2022 में गुजरात में, 2023 में गोवा में, 2000 तो ये कौन कौन से सन में कहां पर ये राष्ट्रीय खेल जो है, नेशनल गेम्स जो हैं वो आयोजित किए गए हैं, उसकी टैली आपको दिखा रहे हैं। संजय प्रसाद हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़ गए हैं और यशराज भी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। अब जानकारी यहाँ पर ले लेते हैं कि तैयारियां जो हैं वो कैसी चल रही हैं। सबसे पहले संजय, क्योंकि आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके की तैयारियां जो हैं नेशनल गेम्स को लेकर होने जा रही हैं और कितने ज्यादा उत्साहित खिलाड़ी देखने को मिल रहे हैं। जी, 38वें राष्ट्रीय खेलों की जो तैयारियां हैं वो लगभग वहाँ पूरी होने की तरफ हैं और जिनकी तैयारियों का जायजा लेने आज कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत भी तैयारियों का जायजा लेने मैदान में उतरे हैं। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन समेत तमाम की समस्या थी या रोड चौड़ीकरण की समस्या थी, उसका निरीक्षण कुमाऊं कमिश्नर यहाँ करेंगे और साथ ही साथ जो दोनों स्टेडियम है हल्द्वानी के, मिनी स्टेडियम हल्द्वानी और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गोलापार। चलिए संजय, लौटेंगे आपके पास। तकनीकी दिक्कत की वजह से आपकी आवाज जो है वो हम तक नहीं पहुंच पा रही है। यशराज आनंद के पास लिए चलते, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं। यशराज, उत्तराखंड के लिहाज से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा ये आयोजन जो है अपने आप में होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां फिलहाल किस तरीके से चल रही है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि 38वां अंतर्राष्ट्रीय खेल इस बार उत्तराखंड में होना संपन्न है। वहीं 28 जनवरी से 38वां राष्ट्रीय खेल यहाँ पर शुरू हो जाएगा। वहीं इसके विषय में रेखा आर्या से जब बातचीत उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और वही जो कुछ इक्विपमेंट बचा है वो भी 26 तारीख तक के पहुंच जाएगा स्थल पर। वही सबसे बड़ी बात जो है इस राष्ट्रीय खेल में सबसे बड़ी बात यह है
कि यहाँ पर पूरे भारत से कई खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे, जिसमें अलग अलग स्टेट से खिलाड़ी रहेंगे। वहीं अगर बात करें तो इसके 26 जनवरी को जो परेड किया जाएगा, तो उस परेड गणतंत्र दिवस परेड में भी इसकी झांकियां निकाली जाएगी, जो अपने आप में एक बेहद खास होगी। और इस बार जो है उत्तराखंड अपनी रजत जयंती मना रहा है, वहीं रजत जयंती को मनाने के अवसर पर भी इस तरह की झांकियां जो निकाली जा रही है, और स्टेट अपना जब रजत जयंती मनाया जा रहा है, तो ये आयोजन अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन माना जा रहा है। क्योंकि यदि बात करें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, तो वो लगातार कहते आ रहे हैं कि उत्तराखंड जिस प्रकार से शिक्षा का हब है, उसी प्रकार से अब उत्तराखंड खेल का भी हब बनते जा रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार खेलने की ओर बढ़ावा खिलाड़ियों को देते हैं, अक्सर उनका हौसला अफजाई भी करते रहते हैं खिलाड़ियों का। तो इस प्रकार से देखा जाए कि यह जो राष्ट्रीय गेम उत्तराखंड में शुरू होने वाला है, ये अपने आप में एक भव्य होगा। और वहीं इस राष्ट्रीय गेम की शुरुआत जो है 28 जनवरी से होगी, और 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की भी संभावना है। कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने एक रोड शो में, अपनी रैली में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने उत्तराखंड राष्ट्रीय गेम के उद्घाटन में इनवाइट किया है। तो इनकी संभावना प्रबल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन में उत्तराखंड पहुंचे। तो राष्ट्रीय खेल के विषय में यदि बात करें तो रेखा आर्या का स्पष्ट रूप से कहना है कि राष्ट्रीय खेल से उत्तराखंड का विकास होगा, और साथ ही साथ खिलाड़ियों का भी विकास होगा। क्योंकि खेल मंत्री रेखा आर्या लगातार खेलों को प्रोत्साहित देने का काम करती आ रही है। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि खिलाड़ियों को जब सुविधा दी जाएगी तभी वो खेल पाएंगे, और सुविधा भाजपा सरकार दी जा रही है, खिलाड़ियों को देते आ रही है। कांग्रेस के भी कार्यकाल का उन्होंने वर्णन करते हुए कहा कि कांग्रेस के इस कार्यकाल में कभी भी राष्ट्रीय गेम का आयोजन नहीं किया गया, ना तो खिलाड़ियों पर किसी प्रकार का ध्यान दिया गया। लेकिन भाजपा जो है वह राष्ट्रीय खेलों पर भी ध्यान दे रही है, इसका आयोजन भी कर रही है, और साथ ही साथ यहाँ पर खेल और खिलाड़ियों को भी बढ़ावा देने का काम कर रही है। उन्हें प्रोत्साहन भत्ता, वेतन, उसमें भी बढ़ावा दिया जा रहा है। जी बिल्कुल यशराज, हालांकि देखा जाए तो इस बार जो राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं उसमें कई नई जो प्रतियोगिताएं हैं वो भी यहाँ पर आयोजित की जाएंगी इस दौरान। जी बिल्कुल, इस बार जो राष्ट्रीय गेम है इसमें एक नई खेलों को भी इस बार शामिल किया गया है। वहीं उत्तराखंड का जो अपना राज्य का गेम है उसको भी यहाँ पर शामिल किया गया, और पूरे राज्य से भी करीब प्रत्येक स्टेट से कम यहाँ पर खिलाड़ी पहुंचने वाले हैं, प्रतिभाग करने वाले हैं। वहीं यदि बात करें पूरे भारतवर्ष की, तो भारतवर्ष के भी सभी राज्यों से यहाँ पर खिलाड़ी आकर प्रतिभाग करेंगे। यशराज, क्योंकि अभी तैयारियां जो है वो चल रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का भी वहां पर कार्यक्रम तय है, ऐसी जानकारी मिल रही है। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा निमंत्रण दिया गया है कि राष्ट्रीय खेल में आकर के वो शिरकत करें। तो निमंत्रण भी भेज दिया गया है। तो इसलिए यह संभावना जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को जरूर उत्तराखंड देहरादून पहुंचेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यशराज आनंद इस तमाम जानकारी के लिए, आपका। संजय प्रसाद आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। तो राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का परफॉर्मेंस अगर देखा जाए, साल 2022 की अगर बात की जाए, साल 2022 में 1 गोल्ड, 8 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे खिलाड़ियों ने। कुल 18 मेडल के साथ अंक तालिका में 26वां स्थान हासिल किया था। चलिए बढ़ेंगे आगे। उधर निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनावी प्रचार किया, और इस दौरान उन्होंने जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में बीजेपी एक नया कीर्तिमान बनाने जा रही है, निश्चित तौर पर बीजेपी की जीत होगी। उधर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने अपना स्थापना दिवस को पूरे देश में धूमधाम से मनाया। दरअसल भारत मौसम विज्ञान विभाग अपने 50 वर्षों की यात्रा पूरा कर चुका है। इस यात्रा को पूरा करने के दौरान नई तकनीकी के साथ ही लगातार इसमें सुधार भी होता रहा। वहीं इसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 1875 में इसकी स्थापना के बाद से ही ये लगातार मौसम संबंधी गतिविधियों को आमजन तक पहुंचा रहा है। 15 जनवरी 2025 को हमारे 150 साल पूरे किए आईएमडी ने, जो उसकी जर्नी रही है। शुरुआत एक हुई थी जो है 1875 में, और इसका जो हेडक्वार्टर्स पहले थे कोलकाता में था। फिर उसके बाद आगे जो एक्टिविटी बढ़ती गई, चीजें थी, और उसके बाद ये जो है शिमला में शिफ्ट हुआ, जो हेडक्वार्टर्स था।
फिर शिमला से बाद में पूना में शिफ्ट हुआ और फाइनली अब हमारा जो हेडक्वार्टर्स है वो न्यू दिल्ली में है। तो आईएमडी ने जहाँ ऑब्जर्वेशन जो शुरुआत हुई थी वहां से था, और फिर वो डेटा कलेक्ट करते हुए क्लाइमेटोलॉजी और इस तरह की चीज़ों को तैयार किया गया। और एक मानसून की फोरकास्ट जो शुरू से ही भी दी जाती थी, क्योंकि मानसून कहीं ना कहीं जो हमारी इकोनॉमी है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो वो सब चीज़ें चलती रही हैं, और आज के समय में जब आप बात करते हैं तो टेक्नोलॉजिकली और जो साइंटिफिकली जो काफ़ी इनोवेशन और इम्प्रूवमेंट हुए, उसकी वजह से जो मौसम विभाग है उसने भी काफ़ी क्वांटम जंप किया अपने फोरकास्टिंग में, चाहे वो क्लाइमेटोलॉजिकल सर्विसेज है या एनवायरनमेंट है या जो और सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर मुख्यमंत्री के रोड शो के दौरान एक महिला के साथ हादसा हो गया। सड़क पर चल रही एक कार महिला के पैर पर चढ़ गई। इस घटना के बाद गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर इलाज के दौरान पता चला कि महिला के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए हैं। और वहीं शिवालिक नगर पालिका के प्रत्याशी ने घायल महिला से मुलाकात कर पूरी मदद करने का आश्वासन दिया। की रैली में आई थी और मैं सीधे चल रही थी, पीछे से गाड़ी आई और मेरे पैरों पे चढ़ गई और मैं वहाँ पे गिर गई। किसी ने मुझे उठाया नहीं, फिर एक भैया आए, उन्होंने मेरे को उठाया और हॉस्पिटल में एडमिट किया। ये तो मुझे नहीं पता किसी की नज़र पड़ी या नहीं पड़ी। भाभी मेरे साथ में थी, भाभी ने रोकने की कोशिश करी, कोई नहीं रुका। और फिर एक भैया आए, उन्होंने मेरे को उठाया, पानी पिलाया और फिर हॉस्पिटल लेकर के आए। वो पता नहीं, मैं तो बेहोश हो गई, मुझे अपना खुद का होश नहीं रहा। मुझे नहीं पता किसी ने देखा कि नहीं देखा, बस वो भैया मेरे को यहाँ पे लेके आए। अभी पैर में 3-4 जगह फ्रैक्चर है, इसमें भी है, इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है। उधर राज्य में तेजी से सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर कि यातायात निर्देशालय ने अधिकारियों को सड़क हादसों में कमी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रत्येक दुर्घटना के संबंध में विश्लेषण करते हुए घटना के कारणों को चिन्हित करने का भी आदेश जारी किया। जितने भी मेजर एक्सीडेंट्स हैं उनको सभी को हम लोग रिव्यू कर रहे हैं, क्या कारण रहे। जहाँ पर भी हमको लगता है कि कुछ ऐसी एनफोर्समेंट के लेवल पे इश्यूज़ हैं जिन पे हम बेहतर कर सकते हैं, उनको लेकर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको कम्युनिकेट किया गया है। एनफोर्समेंट को और ज़्यादा इफेक्टिव कैसे हम लोग कर सकते हैं, और एक्सीडेंट को मिनिमाइज़ करने के लिए जो भी उनको रिव्यू करने के बाद, एग्जामिन करने के बाद जो भी रीजंस हमको समझ में आते हैं जहाँ से हमको मिनिमाइज़ किया जा सकता है, उसको लेकर के भी डिटेल्स में डायरेक्शंस जो है डिस्ट्रिक्ट्स को इशू किए गए हैं। और जहाँ पर एनफोर्समेंट में कमी आई है उनको खासतौर से बताया गया है। जो डिस्ट्रिक्ट्स जो है जो आइडेंटिफाई हुए हैं। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट और रामनगर इलाके में सर्दियों के दौरान इंसानों पर जंगली जानवरों के हमलों के मामले काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस साल जंगली जानवरों के हमले में अब तक 3 लोगों की जान चली गई। बढ़ते हमलों की वजह से प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट और रामनगर इलाके में सर्दियों के दौरान इंसानों पर जंगली जानवरों के हमलों के मामले काफी बढ़ जाते हैं। इस साल जंगली जानवरों के हमले में अब तक 3 लोगों की जान चली गई है। बढ़ते हमलों की वजह से प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। बाघ के हमले का मामला इसी साल 8 जनवरी को सामने आया था। जंगल से लकड़ी लेने गई महिला को बाघ ने मार डाला था। इसके बाद बजरानी रेंज और क्यारी गांव के पास बाघ के 2 और हमले हुए। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट मानव बाघ भिड़ंत के मामलों पर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि हमलों को रोकने के लिए निगरानी और दूसरे इंतजामों की दरकार है। देखिए, विगत कुछ माहों में जैसा कि आपने बताया कि 17 माह में 17 से अधिक घटनाएं हुई और अभी हाल के में 3 घटनाएं जो है मानव के ऊपर बाघ द्वारा हमले की हुई है, जिसमें 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं चिंता का विषय है और मुझे लगता है कि वन विभाग को इसमें बहुत ठोस कार्य योजना बनानी पड़ेगी, चाहे वो दीर्घकालिक हो चाहे लघुकालिक हो। शॉर्ट टर्म उसमें अपनाने पड़ेंगे उपाय, जिससे ये क्षति रोकी जा सके। दोनों का ही नुकसान होता है, केवल मानव का ही नहीं, क्योंकि जब एक बाघ पकड़ा जाता है तो फिर वो पूरे जंगल को जो है उससे भी क्षति होती है। एक्सपर्ट कहते हैं कि जंगली इलाकों में बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप की वजह से जंगली जानवर हमला कर देते हैं। जानवरों के हमले के ज्यादातर मामले पर्यटन क्षेत्रों और खाना पकाने के लिए जंगल में लकड़ी लाने गए लोगों से जुड़े हैं। सोचना ये है कि जो ये हम नए-नए ज़ोन्स खोल रहे हैं या उसकी वजह से हो रही है, तो मैं
उस पर कोई ज्यादा टिप्पणी करूंगा नहीं कि जोन खोलने से कोई टाइगर के बिहेवियर में फर्क पड़ रहा है। टाइगर के बिहेवियर में फर्क तो आज की तारीख में जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है, जो बिल्डिंग का एक्सप्लोजन हुआ है, जो रोड्स के ऊपर ट्रैफिक बढ़ा है। पहले हम कभी आज से 10 साल पहले शायद खास सैटरडे संडे में कुछ ट्रैफिक जाम देखा करते थे या बहुत सारी रोड। आप यहाँ से हल्द्वानी चले जाइए, कितनी गाड़ियां हो गई है, मतलब मैं तो खुद हैरान हूँ इतनी गाड़ियां। कि एक तो बरसातों के बाद झाड़ियाँ बहुत घनी हो जाती हैं और दूसरा जो टाइगर है वो कलर ब्लाइंड होता है। उसको जैसे इंसान की तरफ पूरा सामने दिखता है, जैसे हम देखते हैं, तो वैसे टाइगर कलर ब्लाइंड होता है। उसको येलो, ग्रीन और आपका रेड तीनों कलर दिखते हैं। और मैं घटनाएं ऐसी तब होती हैं जब ग्रामीण, जब महिलाएं या पुरुष जब लकड़ी बीनने होते हैं, तो उनका जो पोस्चर होता है वो ज़्यादा हिरन की तरह टाइगर को प्रतीत होता है। तो ऐसे में कितने बार मतलब 80% हम कहते हैं, मानते हैं कि टाइगर को जो इंसान है वो अपना शिकार लगते हैं उस मुद्रा पे, तो उसको वो अपना शिकार समझ के उसके ऊपर अटैक करता है और उनका शिकार कर लेता है। वन विभाग इस समस्या से निपटने और मानव और वन्य जीव दोनों की सुरक्षा के लिए कुछ नए फैसले लेने पर विचार कर रहा है। वन अधिकारियों के मुताबिक वे इस तरह की योजना बना रहे हैं कि महिलाएं सर्दियों के मौसम में जंगल ना जाएं। इसके लिए रियायती कीमतों पर जलाऊ लकड़ी और चारा जैसे सामान देने की योजना बना रहे हैं। अभी रोड मैप यही बना रहे हैं एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए तो अभी कल ही हम एसडीएम, वन निगम, पुलिस इनके साथ मिलकर गांव वालों के साथ एक मीटिंग करने जा रहे हैं धेला में, जहाँ पे हम यही अनुरोध करेंगे कि ये खासकर 1 महीना जो होता है इनके झाड़ों में वो अंदर ना जाए। जो भी उनका फ्यूल लोड का डिपेंडेंसी रहता है वो वन निगम से बात करके हम उनको सब्सिडाइज रेट में देने के लिए बात कर लेंगे, ताकि वो उनका जो जेन्युइन रीजन भी है, जो फ्यूल लोड का डिपेंडेंसी होता है उसको भी हम अगर यहाँ से सप्लाई कर देंगे तो उनका डिपेंडेंसी थोड़ा वहां से कम हो जाएगा। इंसानों पर जानवरों के बढ़ते हमलों की वजह से वन विभाग ने बाघों को पकड़ने के लिए कई जगह पर जाल लगाए हैं। कुछ जानवरों को पकड़कर रेस्क्यू सेंटर में भेज दिया गया है। वन विभाग के अधिकारी आए दिन हो रहे हमलों को रोकने के लिए हर संभव कोशिश में जुटे हैं। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।